मुझे लगता था कि हिंदी में लगातार सिलेक्शंस हो रहे थे, हालांकि रैंक बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट प्रीवियस ईयर में डाउन हुआ है, अब जाके इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है। क्या शुरुआत से ही मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहे हो, क्या आपने किसी कोचिंग वगैरह की भी हेल्प ली? अच्छा, आप बीटेक बैकग्राउंड से थे और बीटेक वाले नॉर्मली इंग्लिश बैकग्राउंड ही रखते हैं, हिंदी क्या कह सकते हैं मीडियम रखा, और जनरली लोग हिंदी वाले होते हैं तो कुछ लोग इंग्लिश में शिफ्ट हो जाते हैं, और आपने प्रोसेस को थोड़ा सा देखा जाए तो उल्टा ही कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों हमारे साथ हैं भरत भैया, जिनका 85 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और ये हिंदी मीडियम से हैं। तो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे, साथ ही साथ क्या बुक लिस्ट फॉलो करें, कैसे तैयारी करी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने IIT ISM धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। ओके, सो सिविल सर्विसेज का सपना कैसे आया, फिर मोटिवेशन कहाँ से आया? बीटेक करने के बाद पता नहीं होता है कि नॉर्मली बीटेक के बाद सभी लोग MNCs या फिर वैसी कंपनीज़ में जाते हैं जहाँ पे उनका अच्छा पैकेज भी मिल जाता है। एक्चुअली ये बचपन से सभी का सपना होता है कि एक सिविल सेवा के माध्यम से हाँ, जो है देश की सेवा की जाए, या फिर एक अच्छा कैरियर ऑप्शन भी है। तो उस वजह से बचपन से ये एक सेल्फ मोटिवेशन का काम किया, और लोगों को जैसे देखते हैं सब लोग के कलेक्टर DM को सब देखते हैं, तो वो एक सपना था बचपन का जो लगातार डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होता गया। राइट, फाइनली आप इतने अच्छे रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हुआ, जो कि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट प्रीवियस ईयर में डाउन हुआ है, अब जाके इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है। सो अभी जब रिजल्ट आया था उस दिन मैं भी आया था, आपका देखा सेलिब्रेशन, एकदम खुशियाँ माहौल भर रखा था मुखर्जी नगर में। सो आपको फाइनली कैसा लगा था? एक्चुअली लास्ट ईयर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे IRS इनकम टैक्स सर्विस मिला था जी, बट मैं उससे थोड़ा सेटिस्फाई नहीं था। और क्योंकि जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हर कोई IAS की सोच के स्टार्ट करता है, तो उस वजह से मैंने फिर 1 साल का ये लिया और फिर से अटैम्प्ट दिया। इस बार मुझे 85 रैंक। अच्छा, अभी आपने बताया जैसे पिछले साल आपका ट्रेनिंग में जाना चाहिए था, वैसे आपको आपने प्रिपरेशन वगैरह करना स्टार्ट करी कि IAS बन जाओ या फिर DM बन जाओ आप, है ना? सो आपको कभी कभी ये नहीं लगा कि सिविल सर्विसेज हम दोबारा टाइम दे रहे हैं, उतनी ही मेहनत के साथ दोबारा पढ़ना पड़ेगा? साथ ही साथ आप ये भी देखकर कभी कभी ये फील करते होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे जो कि ट्रेनिंग में चले गए होंगे, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डाल रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे, तो आपको लगा कि अब मैं इसमें पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे, जबकि इन्जॉय करने का टाइम था? बिल्कुल, पर लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था वो 30 मई को रिजल्ट आया था जी, और 5 जून को प्री था। हाँ, तो प्री दे लिया था, तो प्री हो गया था, तो मुझे आइडिया था कि यार 3-4 महीने की बात है, और वो तैयारी लगातार कंटिन्यूस चल रही थी। तो 3 महीने बाद फिर से मैच था, तो मुझे लगा यार एक और अटैम्प्ट देना चाहिए। तो उस वजह से हालांकि ये चीज़ है थोड़ा लगता है कि साथ वाले लोग मज़े कर रहे हैं, अकेडमी में एंजॉय कर रहे हैं, बट ये चीज़ है कि यार IAS बन के जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, जो सपना है बचपन का वो भी पूरा होगा। तो यही था कि मसूरी जाएंगे तो सही, बट IAS बन के जाएंगे। हाँ हाँ, राइट। ओके, सो आप जैसे कि मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहे हो, तो क्या शुरुआत से ही मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहे हो, क्या आपने किसी कोचिंग वगैरह की भी हेल्प ली? बिल्कुल, मैंने काफ़ी कोचिंग्स की हेल्प ली है, और मैं कोचिंग भी की थी, दृष्टि से कोचिंग की थी। उसके बाद फिर दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम में भी था, और लगातार फिर उसके बाद से मैं दृष्टि से जुड़ा रहा हूँ। और मार्केट से भी जो काफ़ी कंटेंट जो है, काफ़ी अदर कोचिंग का भी मैंने यूज़ किया है, जो बाकी अदर टॉपर लोग बताते हैं। तो उसका बस यही, बाकी कुछ फ्रेंड्स बन गए अच्छे, जिन्होंने पहले अच्छे अटैम्प्ट दे रखे हैं, इंटरव्यू दे रखा था, मैथ्स दे रखा था, तो उनकी हेल्प से बस लगातार मोटिवेशन। राइट, अभी जैसे कि आप तैयारी करना जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी? आपका ये सेकेंड अटैम्प्ट आई थिंक। जब स्टार्ट की थी तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा आर्ट्स का बैकग्राउंड रही है, और थोड़ा ये डर भी था कि यार मैं बीटेक मेरा बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने किया है, तो ये कैसा रहेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बस कुछ सीनियर्स ने और रिलेटिव्स ने सजेस्ट किया और मैं मुखर्जी नगर आ गया दिल्ली। फिर उसके बाद उन्होंने कोचिंग का भी उन्होंने ही बताया, तो मैंने कोचिंग की। फिर 1-1.5 साल तक तो मैं पढ़ता रहा, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगा। बट मैंने जब ये प्रीवियस पेपर्स देखे और टॉपर्स लोग कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और जो उन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, और लगातार खुद को डे बाई डे इम्प्रूव करना और इस प्रोसेस को एंजॉय करना, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अदर लोगों से अडॉप्ट किए। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और
और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। ओके जैसे कि अभी आपने टॉपर्स का जिक्र किया कि आप डिफरेंट टॉपर्स की हेल्प लेते थे। सो किस तरीके से टॉपर्स की हेल्प ली है आपने प्रिपरेशन में? जैसे आज अगर ये वीडियो देखें और आप कोई रिसोर्सेज बताते हो, कुछ भी बताते हो, तो आप किस तरीके से हेल्प लेते हो? एक्चुअली मैंने कोचिंग करने के बाद बुक्स वगैरह के बहुत लोग कहते थे कि बुक पढ़नी चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, तो मैंने उसके लिए, मुझे अभी भी याद है, गंगा सिंह राजपुरोहित की उन्होंने एक बुक लिस्ट सजेस्ट की थी और उन्होंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, बहुत लिमिटेड जो है रिसोर्सेज की बात की थी, तो वो चीज़ मैंने फॉलो की थी और उनके जो रिसोर्सेज लगभग वही मेरे रहे थे। मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदी, कोचिंग का मटेरियल लिया और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो मैंने इंटरनेट से, गूगल से, इधर उधर से फिर मैनेज की। अच्छा आप बीटेक बैकग्राउंड से थे और बीटेक वाले नॉर्मली इंग्लिश बैकग्राउंड ही रखते हैं और आपने हिंदी क्या कह सकते हैं मीडियम रखा, और जनरली लोग हिंदी वाले होते हैं तो कुछ लोग इंग्लिश में शिफ्ट हो जाते हैं, और आपने प्रोसेस को थोड़ा सा देखा जाए तो उल्टा ही कर दिया। हालांकि आपकी बेसिक एजुकेशन हिंदी में हो सकती है। सो ये आपने कभी सोचा नहीं कि हिंदी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है, मुझे इंग्लिश में ही जाना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट मैं इंग्लिश में बेटर कर सकता हूँ, रैंक भी अच्छी आ जाएगी? मुझे ये लगता था कि हिंदी में लगातार सिलेक्शंस हो रहे थे, हालांकि रैंक बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, तो ये था कि पहले तो यही होता है कि यार कैसे करके बस लिस्ट में आ जाए, क्योंकि लिस्ट में आना ही बहुत बड़ी बात है अपने में। तो मुझे ये लगता था कि यार हिंदी, मेरा बैकग्राउंड है हिंदी का, और यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम में थोड़ा रिस्क लेना, क्योंकि एक जगह जहाँ फंस जाते हो फिर वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि शायद यार ये नहीं करता, शायद हिंदी की जगह इंग्लिश होता, ये इंग्लिश की जगह हिंदी होता तो शायद मेरा हो जाता। तो मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल था और लिखने में बहुत सहज महसूस करता था हिंदी में, तो उस वजह से मैंने फिर हिंदी लिटरेचर। ओके अभी आपने गंगा सिंह सर के रिसोर्सेज के बारे में जिक्र किया, अब आप बताइए ओवरऑल सारे रिसोर्सेज पे, चाहे गंगा सर के हों और आपके कंबाइंड सब कुछ बेस्ट रिसोर्सेज बताइए। यदि आपने कहीं से कोचिंग किया तो कोचिंग के नोट्स प्लस लक्ष्मीकांत आप रेफ़र कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा आप पढ़नी है लक्ष्मीकांत। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बट उसके लिए फिर 11th की NCERT है जो पॉलिटी के लिए, और अगर इकोनॉमी के लिए बात करें तो किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स प्लस इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वहाँ से आप कुछ डेटा फैक्ट वगैरह ले सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की NCERT मुझे लगता है 11th की NCERT सफिशिएंट है, और आप प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देखें तो ज्योग्राफी के लिए NCERT सफिशिएंट है। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के लिए अभी 1-2 साल से ये देखा गया है कि थोड़ा अनकन्वेंशनल पेपर आ रहा है, बट अगर एनवायरनमेंट के जो बेसिक रिसोर्सेज है, किसी कोचिंग के नोट्स या फिर आप 11th या 12th की जो NCERT है स्पेशली बायोलॉजी की, जहाँ से इकोलॉजी के कुछ चैप्टर्स है, आप उनको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और हम बात करें गवर्नेंस की या फिर इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह की, तो वहाँ बहुत ही लिमिटेड उनका सिलेबस है और बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा के आप उनको कवर कर सकते हैं। राइट मैं प्रीलिम्स के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी प्रीलिम्स नज़दीक भी है। प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक बार प्रीवियस पेपर्स को देखिए, एटलीस्ट 10 साल के आपको देखने चाहिए। उसके बाद आप कुछ कोचिंग्स के जो है टेस्ट वगैरह लगाइए। राइट पहले सेक्शनल टेस्ट लगाइए जो आप अगर अपनी तैयारी की बहुत इनिशियल फेज में है। हाँ। उसके बाद आपको लगता है कि अब 2 से 3 आपने अगर हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट लगा लिए हैं, उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट पे आइए। और यदि कोचिंग के जो टेस्ट उनमें मार्क्स वगैरह नहीं आ रहे तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, बस कोचिंग के टेस्ट इस वजह से देने हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपकी कुछ जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो सब आप डेवलप हो जाए। पर आपको प्रीवियस पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको उनसे बहुत ज़्यादा एक इनपुट मिलता है प्रीवियस से कि किस प्रकार से यूपीएससी थीम को रिपीट करती है हर 2-3 साल में, किस टाइप से क्वेश्चन सेट करती है ना, तो उस चीज़ का बहुत अच्छा आइडिया लगता है आपसे। अच्छा हिंदी के जो पेपर आते हैं हिंदी, और कभी कभी कहते हैं ना ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम होता है प्रीलिम्स में स्पेशली अगर देखा जाए, तो कभी आपको ऐसा लगा कि प्रॉब्लम आती है? लास्ट ईयर उन्होंने प्री में एक क्वेश्चन था, हाँ। जैसे इंग्लिश में शायद उसका
असहयोग आंदोलन था, हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रखा था। तो ये कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक या फिर ह्यूमन एरर की वजह से हो जाता है, परंतु बहुत रेयर होता है, क्योंकि 2-3 साल में एक बार ये, क्योंकि ये समस्या है, क्योंकि अभी जो ट्रांसलेशन की टेक्निक है अभी भी अपने ट्रांजिशन फेज़ में है। तो ये लेकिन लगातार मुझे लगता है सुधर रही है। और हिंदी मीडियम के लिए ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज की बहुत कमी है, फिर रिसोर्सेज नहीं है, सफिशेंट रिसोर्सेज है। बस आपको कंटेंट को फिल्टर करना है और लगातार अपना जो कंटेंट है उसको एक तरीके से कंसाइज फॉर्म में बनाते हुए उसको इम्प्रूव करना है। राइट। अच्छा, प्रीलिम्स में जब आप जाते थे तो क्या जैसे जनरली कहा जाता है कि 30-40% क्वेश्चन ही सभी को आ रहे होते हैं, बाकी तो फिर एलिमिनेशन टेक्निक्स से ही सॉल्व होते हैं, तो आपके साथ कैसा सीन रहता है? बिल्कुल, ये एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़रूरी है, बट ये एलिमिनेशन टेक्निक को एक तुक्का के रूप में न देखें आप, या फिर कुछ लिमिटेड ट्रिक्स पे फोकस नहीं करें। उसके बजाय आप जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो टॉपिक है, आप उसकी प्रोबेबिलिटी पे जाइए। हाँ, या फिर आपने जो मेंस में जो पढ़ा है, मेंस और आपने जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी, आपने चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया है, तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। आप अगर 50-50 किसी क्वेश्चन में अगर फंस रहे हैं तो वहाँ आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि यार ये जो ऑप्शन है इसकी कितनी संभावना है, ये गलत हो सकता है, फिर कौन से की गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये भी नॉलेज का ही पार्ट है, ये पूरी तरह से तुक्का नहीं है। तो अगर इस प्रकार से आप सोचेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। राइट। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में तैयारी करते थे आप, और करते थे तो फिर मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई? एक्चुअली मुझे लगता है तैयारी को हमेशा मेंस ओरिएंटेड ही रखना चाहिए, क्योंकि मेंस से आपकी जो एनालिसिस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। हाँ। और मेंस से जो आप करो एलिमिनेशन टेक्निक है प्री में, वो मेंस के थ्रू डेवलप होती है। और मेंस और प्री का जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम सही है। तो मेंस ओरिएंटेड अपनी तैयारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्री हो चाहे मेंस हो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। अच्छा, मेंस में आंसर राइटिंग जब करते हो तो आप क्या क्या चीज़ें डालते हो आंसर में, कि एक अच्छा आंसर बनाने के लिए डायग्राम, फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, या फैक्चुअल डाटा, या फिर पॉइंट्स, क्या रखना चाहिए? अगर मुझे लगता है आपके पास रेडीमेड कुछ जैसे डायग्राम, फ्लो चार्ट क्या आप करो, अगर बने हुए हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसका पर्पज़ सजावट नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पर्पज़ ये होना चाहिए आपका टाइम बचाना। अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है, आपको पेपर टाइम पे पूरे नहीं कर पाते, तो आप इनका यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखिए, डिटेल में आंसर लिखिए, कोई समस्या नहीं है। और हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहाँ आप डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट, या फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनको अगर आप रेफरेंस देते हुए कुछ डेटा डालेंगे, हाँ, कुछ फैक्ट्स डालेंगे, तो उसका बहुत एक अलग इम्पैक्ट होता है। बाकी जैसे पॉलिटी की बात करें तो वहाँ कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर किसी फॉर्मर चीफ जस्टिस के, है ना, किसी जो क्या कहते हैं, जो कोई बहुत ही लॉ में करके अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट्स है, कोर्स है, तो आप उनका यूज़ कीजिए, उससे डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। अच्छा, जैसे मेंस आप जब लिखने जा रहे थे, आपने जो प्रीवियस ईयर मेंस लिखा था और इस बार मेंस लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंट आपको मेजर नज़र आया कि आपने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस पिछली बार किया था और उनको इस बार इम्प्रूव करके और बेटर रैंक लाए इस वजह से? लास्ट ईयर मेरा पहला मेंस था, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। हाँ। और मैंने शायद एक गलती ये की थी कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स थे उनको बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं किया था। बट एक बार मेंस देने के बाद मैंने कंटेंट को बहुत अच्छे से फिल्टर करना सीख गया, और जो थीम है उसको थोड़ा मुझे आइडिया लग गया था उसका, कि कैसे रिपीट होती है, कहाँ कहाँ कौन से प्रोबेबल एरिया है जहाँ से आने की संभावना है। तो एटलीस्ट हर पेपर में 12 से 13 क्वेश्चन लगभग प्रेडिक्ट कर लिए थे हमने, जो टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट लगे उनमें से ही फंस गए थे। तो ये आपको टेक्निक डेवलप करनी है और थीम को पहचानते हुए ये काम हो सकता है। राइट। अच्छा, मेंस में जब आंसर राइटिंग करनी होती है, सॉरी आंसर लिखने होते हैं हम, तो क्या सारे आपने आंसर लिख दिए? और जैसे हम लोग स्कूल, या मैं जैसे पर्सनली करता था स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम्स में, कि जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लिखता था, वो बहुत बड़े बड़े लिखता था, और लास्ट में टाइम कम पड़ जाता था तो उनको छोटा छोटा लिख देता था। ऐसा किया, कैसे किया आपने? बिल्कुल, मेंस के शुरुआत में मुझे याद है मैं 3 घंटे में 10 से 12 क्वेश्चन ही कर पाता था, बट लगातार प्रैक्टिस के बाद एक टाइम ऐसा आया कि पेपर कंप्लीट होने लगे जी। अब मेरे साथ समस्या ये थी कि शुरुआत में बहुत अच्छे से क्वेश्चन करो, पर लास्ट में ऐसा लगता कि यार ये जल्दबाजी में गए क्वेश्चन, तो वहाँ बहुत अच्छे से न्याय नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने ये देखा कि कुछ क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे से तैयार है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत वहाँ जाके लिखना स्टार्ट करना है। ओके। तो पीछे से जो बड़े क्वेश्चन है स्पेशली 15 मार्क्स के, उनको मैं पहले करता, तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ करके, तो ऑन एन एवरेज आप बड़े क्वेश्चन से उनको 11 मिनट दे सकते हो और इनको 9 मिनट आप दे सकते हो, तो छोटे क्वेश्चन है। तो 11 मिनट वाले क्वेश्चन को मेरा प्रयास रहता था कि मैं पेज पूरा भरूँ और बहुत स्पीड से लिखूँ, जो बहुत अच्छे से आता है मुझे, वो कंटेंट पूरा डालूँ, उसको 9 से 10 मिनट में ही ख़त्म करने का प्रयास करूँ, जिससे कि 3-4 क्वेश्चन करके 5-6 मिनट में
आगे रहूँ टाइम से, तो उस टाइम का यूज़ करके फिर मैं आगे के जो 4-5 क्वेश्चन है उनमें उसको ऐड करता था, तो उससे वो क्वालिटी भी बैलेंस हो जाती और पेपर पर टाइम भी पूरा हो जाता है। राइट, ओके। सर एक और चीज़ आप बताइए मुझे, जैसे कि ये जो एग्ज़ाम है मेंस जब हम देते हैं स्पेशली या फिर यूपीएससी का पूरे ही सिलेबस में देखें, तो क्या लगता है कि आपको कि हिंदी मीडियम्स वालों को कुछ टॉपिक्स में या फिर कोई सब्जेक्ट उनके लिए आसान रहता है या फिर ईज़ मिलता है? जैसे कि एथिक्स ऐसे हो सकता है, जैसे कि हम मतलब हमारा इंडियन सोसाइटी या फिर नॉर्थ इंडियन का ऐसा है कि हिंदी में ही मैक्सिमम बातचीत होती है, फिर समझ बचपन से हमारी डेवलप होती है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, एथिक्स और ऐसे का मुझे लगता है कि हिंदी वालों को अगर या फिर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आप डेफिनेटली एज ले सकते हो, और क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिखते हैं, हाँ। लिखने होते हैं, तो वो आप अपनी ही भाषा में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। तो हिंदी से बेटर मुझे लगता है कि जैसे एथिक्स, ऐसे में अगर आप कुछ कोई घटना लिखते हो या फिर हाँ। कोई स्टोरी लिखते हो, तो वो हिंदी से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ पाता है और उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। राइट। अच्छा, आपका जो ऑप्शनल है वो क्या है? मेरा हिंदी लिटरेचर है। और हिंदी लिटरेचर लगातार हिंदी मीडियम वालों की फर्स्ट प्रायोरिटी बना हुआ है। इवन मैं अभी इंग्लिश मीडियम वालों के भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, बिल्कुल। उन्होंने भी हिंदी लिटरेचर ले रखा है। तो हिंदी लिटरेचर को कैसे मानते हैं कि हिंदी मीडियम वालों को लेना चाहिए? स्कोरिंग है, बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है, क्या बोल? डेफिनेटली हिंदी लिटरेचर एक आसान सब्जेक्ट है और इसका सिलेबस जो है काफ़ी छोटा है, तो आप 2 या 3 बार रिवीजन करने के बाद आपको थीम समझ में आ जाती है। और बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, बट ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है प्रॉपर। हाँ। आप चीज़ों को समझ लेते हो तो आप बहुत अच्छे से इसमें कर सकते हो, और लगातार थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उसके बाद एक अपने नोट्स बना सकते हो कंसाइज फॉर्म में, और उनको बहुत कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। तो आप ये ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जहाँ से टाइम बचा के आप जीएस में टाइम दे सकते हो, ऐसे में टाइम दे सकते हो। हाँ। तो हिंदी का ये बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, हिंदी वालों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी नॉर्मली नहीं होता है। अगर स्कूलिंग वगैरह में देखें तो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो कौन कौन सी एनसीईआरटी पे फोकस करें? एनसीईआरटी क्योंकि अब एक ऑफिशियल बुक है सरकार की, और एनसीईआरटी से कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ लाइन वाइज लाइन आते हैं, तो कभी कभी अगर किसी ने पढ़ा है तो उसका एज मिलता है। बट मुझे लगता है आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी है किसी चीज़ को लेके, क्योंकि जैसे पॉलिटी इकोनॉमी उनमें कंसेप्ट है, अब आप चाहे एनसीईआरटी से करो या फिर स्टैंडर्ड बुक से करो, कंसेप्ट वही रहने वाले हैं। तो बस उसके लिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ठीक है, बट एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बस प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन जो भी पढ़े जिससे कि आप उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पाए और अपना स्कोर बढ़ा पाए। अच्छा, एवरेज कितने घंटे पढ़ते थे? फिर शेड्यूल वगैरह बनाते थे डेली का? डेली का शेड्यूल तो कुछ नहीं रहता, बट ये था कि टारगेट रहता था 7 दिन का, 10 दिन में कितने सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, ये टेस्ट लिखना है, तो वो दिमाग में रहता था। बाकी कोई एवरेज टाइम रहता नहीं था, ज़्यादा टाइम पढ़ने में स्पेंड हो जाता। तो एज सच कभी घंटे गिन के तो जी बिल्कुल। अच्छा, नोट्स जो आप बनाए होंगे आपने, फिर उनका रिवीजन करते होंगे, तो जैसे एक बुक है, किसी बुक से नोट बना रहे हो तो कैसे बनाना चाहिए नोट्स? पहली बार पढ़ के बनाना चाहिए, दूसरी बार? अब हम नोट्स जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया पर्टिकुलरली, मान के चलो हमने राष्ट्रपति पढ़ा है, अब राष्ट्रपति में हम क्या नोट्स बनाना चाहिए, कुछ ऐसे बताइए। जैसे आपने कहा कि नोट्स, तो नोट्स सब अगर हम एक बार पढ़ने 2 बार पढ़ने से बनाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है हमने पूरी बुक को ही जो है वो छाप दिया नोट्स में। तो आप जितनी बार उसको पढ़ोगे, नोट्स को, बुक को पढ़ोगे, आप रिवीजन करोगे, तो अपने आप ही अपना आपका जो कंटेंट है वो फिल्टर होता जाएगा, और जो रिवीजन का टाइम है वो कम होता जाएगा। तो अगर 2 से 3 बार एटलीस्ट 3 बार आप पढ़ो, उसके बाद मुझे लगता है नोट्स बनाने चाहिए। और अगर किसी टॉपिक के आपको नोट्स बनाने, जैसे आपने पॉलिटी की बात की, राष्ट्रपति की, तो आप उसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं राष्ट्रपति के बनाने के। संविधान में क्या प्रोविज़न है, संविधान के कौन से भाग में राष्ट्रपति की बात की गई है। हाँ जी। फिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ना, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति की जैसे कार्यपालिकी शक्ति क्या है, विधायी शक्ति क्या है, न्यायिक शक्ति क्या है ना। और देशों से कंपेयर कर सकते हो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया। जैसे इस बार क्वेश्चन भी आया था, फ्रांस था और इंडिया का कंपेयर कराया था, तो फ्रांस, यूके और अमेरिका, इनको कंपेयर करके आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप सेक्शन में डिवाइड करके 4-5 चीज़ें हर टॉपिक में आप ऐड करते हुए नोट्स बना सकते हो। राइट। जैसे कि मार्केट में मटेरियल अब हिंदी मीडियम में कोई कमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या अब मटेरियल को लेकर जो होता है ना कि मिनिमम रिसोर्सेज रखना चाहिए, मिनिमम चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ दोस्त हैं जो बुक वगैरह पढ़ते हैं या फिर उनके पर्सनल नोट्स नहीं हैं, तो जब एग्ज़ाम के टाइम पे जब आता है रिवीजन की बात, तो रिवीजन नहीं हो पाता पर्सनल नोट्स के बिना। और पर्सनल नोट्स भी ऐसे नहीं हो बहुत लंबे चौड़े हो या फिर 100-200 पेजेस के हो, वो हर सब्जेक्ट के आप अगर रिवीजन करोगे, ठीक ठाक आपने रिवीजन किया है काफ़ी टाइम, तो मुझे लगता है हर
सब्जेक्ट के 30 से 40 पेज में इजीली आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो, जो सारे पॉइंट कवर हो जाए, 5 से 7 घंटे में आप रिवीजन कर सको। तो एंड टाइम पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो राइट। अच्छा, आप जैसे मुखर्जी नगर में ही रहते हैं और लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते ही हैं और सिविल सर्विसेज या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो सिलेक्शन रेशियो बहुत कम ही है, आपको पता ही है। तो आपको क्या लगता है कि आप भी देखते ही होंगे स्टूडेंट्स को या फिर आपके कलीग्स होंगे, तो क्या मेजर गलतियाँ वो यहाँ रहकर भी कर रहे हैं? एक तो मुझे लगता है जो हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें, थोड़ा एक तो उन्हें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, सीरियसनेस का अभाव है मुझे लगता है, और सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी है कि आप सिर्फ किसी की रील देख के या फिर टॉपर्स की रील देख के आप एग्ज़ाम की तैयारी करने का डिसाइड नहीं कर सकते। या फिर कई बार ऐसा होता है फैमिली के प्रेशर में या फिर किसी रिलेटिव का हो गया तो आप भी आ जाते हो, तो वो चीज़ फिर आपको बहुत जल्दी एहसास भी हो जाता है और फिर आप लगातार तैयारी नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी सेल्फ मोटिवेशन हो, और आप अगर खुद के साथ ईमानदार है, लगातार अपने चीज़ों से काम कर रहे हैं, सीरियस है पढ़ाई को लेके, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। परंतु सीरियसनेस का अभाव मुझे लगता है एक बड़ी समस्या है। तो दूसरा, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंटेंट होना, फिर अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलना, अच्छा सर्कल नहीं मिलना, वो भी एक बड़ी समस्या है। राइट। अच्छा, फ्रेंड्स का काफ़ी योगदान होता है सफलता और असफलता में। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने अच्छे फ्रेंड्स ना मिलना, अच्छे फ्रेंड्स का चुनाव कैसे करें? कैसे सोचना चाहिए अच्छा फ्रेंड है मेरे लिए फ़ायदे में आएगा नहीं आएगा? जनरली ये कहा जाता है कि आप खुद जैसे होते हैं वैसे ही आपके फ्रेंड्स होते हैं। जी, तो आदमी खुद जैसा होता है वैसे उसके फ्रेंड अपने आप बन जाते हैं। तो बस यही है कि फ्रेंड्स ऐसे हो जो आपको पढ़ाई में हेल्प कर सके, क्योंकि आप मुखर्जी नगर में आए हो, आपका पर्पज़ सिर्फ पढ़ाई करना और यूपीएससी में सेलेक्ट होना है। तो ऐसे बंदे हो जो आपको हेल्प कर सके अच्छे से, और ऐसे हो कि आपने जो भी कर रहे हो आप उनको पता हो वो आपको और बेटर इम्प्रूव करने में हेल्प करे। जैसे हम 4-5 लोग थे, सबने मैथ्स दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो हम ये करते जैसे कोई आंसर लिखा है मैंने, तो वो सब तीनों चारों एक दूसरे को देखते। हाँ। तो वो ये बताते यार इसमें ये 2 पॉइंट और ऐड कर सकता था, ये कोई जजमेंट था, ये कोई डेटा फैक्ट रिपोर्ट ऐड कर सकता था। तो अगर 4-5 लोग आप कॉपी देखते हैं और वो 2-2 पॉइंट भी आपको बताते हैं, तो उससे 8-10 पॉइंट वो जो बताते हैं वो नेक्स्ट टाइम अपने आप आपके आंसर में ऐड हो जाते हैं। तो एक वैल्यू एडिशन का काम करता है। प्लस मुझे लगता है कि फ्रेंड्स अगर आप अच्छा नहीं लिख रहे हो तो वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, आपको बताते हैं कि ये अच्छा नहीं लगा भाई, बहुत गंदा लिखा है तूने। तो फिर उस चीज़ का आप ध्यान रखते हो कि यार ये ऐसा बोलेगा या फिर जो भी चीज़ है। तो एक तरीके से वो मोटिवेशन का काम करती है, और अच्छे लोग हो तो लगातार आप जो एक तरह एंग्जाइटी नहीं होती एग्ज़ाम के टाइम, और हेल्प मिलती है फिर। राइट। आपको क्या लगता है कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखा जा सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ते तो ज़्यादा हैं, लेकिन एक होता है ना कंसिस्टेंसी और उस तरीके से पढ़ना जो कि रिक्वायर्ड एग्ज़ाम को। मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और आपका जो टारगेट है उसके प्रति आपकी ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है जो आप में होना चाहिए। और जब तक आप में ये नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन ही वो चीज़ है जो आपको कुछ सालों तक, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है। ओके, एक चीज़ और, आप जब इंटरव्यू देने गए थे तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में इस बार लगभग 90% जो मेरा इंटरव्यू लगभग पूरा डैप पे था, हाँ। और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। जैसे जो मेरा प्रीति सुदन मैम का बोर्ड था, तो उन्होंने बहुत ही क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आप क्या कर रहे थे इतने टाइम से, आपने एनजीओ में काम किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप जो एनजीओ में काम कर रहे थे अभी उन लोगों के टच में है क्या नहीं, आप राजस्थान से झारखंड पढ़ने गए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये कुछ हाँ, डैप ओरिएंटेड था। ओके, अच्छा, करंट अफेयर्स जरूर पढ़ा होगा आपने डैप के लिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो करंट अफेयर्स का मेन सोर्स क्या था आपका? इंटरव्यू के लिए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मैंने फॉलो किया था और उसके डेली नोट्स बनाए थे। बाकी कुछ फ्रेंड्स थे हम जो साथ में तैयारी कर रहे थे, तो आपस में हम लोग डिस्कस करते थे, एक दूसरे के मॉक लेते थे, तो उसका बहुत फ़ायदा मिला था। ओके, और करंट अफेयर्स के लिए ओवरऑल क्या रिसोर्स सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे कि हिंदी के लिए कहा जाता है दैनिक जागरण और इस तरीके से कुछ। दैनिक जागरण तो मुझे लगता है आप पढ़ सकते हैं कि आपको एक करंट अफेयर्स की अवेयरनेस रहे, पर अगर एग्ज़ाम के तरीके से देखें तो विज़न IAS की मैगज़ीन जो मैं पढ़ता था, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी कुछ अगर आपको टाइम मिले तो यूट्यूब चैनल से कुछ है ना, तो वो अपने हिसाब से आप रेफ़र कर सकते हो। पर विज़न की मैगज़ीन मुझे लगता है 1 या 2 रिसोर्सेज रखिए आप, वो मोर देन सफिशिएंट है, और उन्हीं को आप बार बार रिवीजन कीजिए, और उनमें भी मैगज़ीन में ही आप कुछ अपने पॉइंट्स बना लीजिए जिससे कि एग्ज़ाम टाइम का आप रिवीजन कर पाएँ। ओके, सो लास्ट में एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि फ्यूचर में सिविल एस्पिरेंट बनना चाहते हैं? बस यही कहूँगा कि अपना जो टारगेट है उसके प्रति अपनी जो लगन है वो बनाए रखें, और पेशेंस रखिए। देखिए ये एग्ज़ाम कोई एक दिन की एग्ज़ाम नहीं है, एक मैराथन है, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, और आप इस प्रक्रिया को एंजॉय करिए,
क्योंकि आप इस प्रक्रिया को एंजॉय नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं आप सर्विस में जाके एंजॉय कर पाए। तो ये इसको एंजॉय करिए, आगे भी आप एंजॉय करेंगे और एंजॉय करते हुए पढ़ोगे तभी मुझे लगता है कि एक वो मोटिवेशन रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि भैया ने सारी जर्नी को आपके साथ शेयर किया, साथ ही साथ उन्होंने कैसे तैयारी करते थे उसके बारे में बताया, क्या रिसोर्सेज फॉलो करें। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।